नमस्कार दोस्तों, नित्य एग्ज़ाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस नित्य एग्ज़ाम पॉइंटर यूट्यूब चैनल पे हिंदी का सीरीज लेकर आया हूँ। आपको वर्ण विचार, शब्द और शब्द विचार, ठीक है, शब्द के भेद, शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ये सब सारी चीज़ें हो गई है, बता चुका हूँ। आप वीडियो को देखिए, आनंद आएगा। ठीक है, आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके समक्ष, संधि। मित्रों, अधिकांश स्टूडेंट ये बोलते हैं कि जो संधि टॉपिक है हिंदी का, जो संधि एक टॉपिक है हिंदी का, ये बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन नहीं, संधि हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। बिल्कुल नहीं हार्ड है संधि, बहुत आसान है। हार्ड कौन सा सब्जेक्ट है, कठिन क्या है हिंदी में? अगर देखा जाए तो प्रिय मित्रों, हिंदी में सबसे कठिन एक वाक्य शुद्धि आता है, शुद्ध और अशुद्ध करके आता है परीक्षा में, वो बहुत पूछे जाते हैं। तो वाक्य शुद्धि और अशुद्धि इसलिए कठिन होता है क्योंकि संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए वाक्य को शुद्ध करने के लिए। इनमें पूछा जाता है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, या कभी कभी बैंक वगैरह में पूछा जाता है, जो ग्रामीण बैंक एग्जाम है, या पुलिस में भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मैं पेपर दिया हूँ GIC का, केंद्रीय विद्यालय का, उसमें भी हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है कि सेंटेंस को क्रम लगाना रहता है। तो मित्रों, जब तक मुझे हिंदी व्याकरण का संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक सेंटेंस को क्रम नहीं लगा पाएंगे और ना तो ही वाक्य को शुद्ध और अशुद्ध में हम बता पाएंगे, छांट पाएंगे। मित्रों, तो संधि नहीं कठिन होता है, कठिन क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को छांटना। क्यों? क्योंकि इसमें संपूर्ण व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम चलेंगे, संधि को पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब होता है जोड़, अंग्रेजी में जॉइंट बोलते हो। ठीक है, जोड़। संधि का मतलब जोड़, और संधि विग्रह का मतलब उस शब्द का विग्रह कर देना, खंड कर देना। मित्रों, ठीक है, तो संधि का अगर परिभाषा देखा जाए तो सामान्य रूप से परिभाषा होता है, जब दो वर्ण निकट आकर के आपस में मिलते हैं और उससे एक विकार उत्पन्न होता है, या कह सकते हो परिवर्तन होता है, तो उसे हम संधि कहते हैं। मित्रों, ठीक है, जब दो वर्ण, देख लीजिए, जब दो वर्ण को हम अक्षर कहते हैं, पता ही आपको। जब दो वर्ण निकट आकर आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं और उससे विकार परिवर्तन होता है, उससे विकार परिवर्तन नहीं कह सकते हो, विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। मित्रों, ठीक है, जिसे हम संधि कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो वर्ण निकट आकर आपस में मिलते हैं मित्रों, तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। लेकिन हाँ, विकार उत्पन्न हो, मतलब शब्द में के अर्थ में परिवर्तन हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर में समझ लीजिए, जैसे हमने लिख दिया हिमालय, तो हिमालय एक पर्वत है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कहता है हिमालय, तो आप तुरंत बताते हो पर्वत, भाई हिमालय का अर्थ पर्वत बता देते हो आप। लेकिन देखिए, अगर इसी हिमालय का संधि विच्छेद करते हैं, अभी हम ज्वाइन करते हैं, अभी देखिएगा,
संधि विच्छेद करते अगर इसका तो ये हो जाता है हिम प्लस आलय। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मित्रों, प्रिय मित्रों ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ देखिए, हिमालय शब्द है, ध्यान दीजिएगा, हिमालय शब्द, हिमालय क्या है? पर्वत। आम मतलब सामान्य तरीके से कहते हैं हिमालय क्या है? हिमालय पर्वत है। हिमालय का अर्थ क्या है? पर्वत है। लेकिन अगर संधि विच्छेद की दृष्टि से देखेंगे तो हिम का अर्थ होता है बर्फ। क्या होता है प्रिय मित्रों? बर्फ। और आलय का मतलब होता है घर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो मैं बताया हूं कि दो वर्ण निकट आकर के, दो वर्ण निकट आकर के, देखिए ध्यान दीजिए, एक वर्ण हिम है, मतलब एक शब्द हिम है और दूसरा शब्द क्या है? आलय। अब इसमें दो वर्ण आएगा, वर्ण का मतलब अक्षर आएगा। तो एक वर्ण ये है माँ और एक वर्ण ये है आ। अगर हम माँ बोलते हैं प्रिय मित्रों तो आ आता है, ठीक है, आ का ध्वनि आती है और ये बड़ा आहाई है, ठीक है, ये बड़ा आहाई है, ठीक है। तो आगे बताऊंगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिल करके बड़ा आ का ही निर्माण करते हैं प्रिय मित्रों, ठीक है। तो मैं बताया कि जब दो वर्ण निकट आकर के आपस में मिलते हैं और उससे विकार उत्पन्न होता है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं प्रिय मित्रों, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो मैं देख लिया, दो शब्द यहाँ दे दिया, हिम प्लस आलय, और हिम का एक वर्ण, एक अक्षर माँ, जिसका ध्वनि आ निकलता है, और आ का आ ही है। तो आ और आ जो मिल जाते हैं तो ये आ का निर्माण हो जाता है प्रिय मित्रों। तो क्या हो जाता है? वो संधि हो जाती है। ध्यान दीजिए। अब देखो, अब इसका अर्थ क्या हो गया? हिम प्लस आलय, ठीक है, हिम प्लस आलय, हिम बर्फ, आलय घर, इसका अर्थ है ना। लेकिन जैसे मेरे प्रिय दोस्तों, जैसे हिम और आलय को मैं ज्वाइंट करता हूँ, जोड़ता हूँ, अरे बताया नहीं यहाँ तो बताया, देखिए तो गौर से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे मैं बताया तो दो वर्ण आपस में निकट अगर मिलते हैं, यहाँ देखो ये और ये आपस में जैसे मिलते हैं तैसे अर्थ में परिवर्तन हो जाता है प्रिय मित्रों, तुरंत परिवर्तन होता है, जरा सा देरी नहीं लगाती है। देखिए हिमालय, अब यहाँ पर हिमालय का अर्थ क्या हो गया? ठीक है, ये तो हिमालय का अर्थ आप बर्फ का घर बताए थे, लेकिन यहाँ हिमालय का समारोह से हम पर्वत जानते हैं मित्रों। तो ये होता है संधि। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं, इतना आप सब जान गए, संधि की परिभाषा आप जानेंगे, ठीक प्रिय मित्रों। अब हम क्या करेंगे? संधि का प्रकार, ठीक है, संधि का प्रकार देखेंगे। परिभाषा हो गया और अर्थ भी हो गया। अगर संधि का अर्थ आएगा प्रिय मित्रों तो संधि का अर्थ जोड़ना लगाना है आपको। संधि का अर्थ क्या लगाना है? आपको जोड़ना लगाना है। और परिभाषा आप जानिए। तीसरी चीज मुझे संधि के प्रकार पढ़ना, पूछा जाता है संधि कितने प्रकार के होते हैं, पूछा जाता है, ठीक है। तो आप बताओगे प्रिय मित्रों कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के संधि होते हैं, ठीक है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 आप बताओगे प्रिय मित्र, तो स्वर संधि होता है, ठीक है। पढ़े होंगे आप, दोबारा पढ़ लीजिए। स्वर संधि होता है, स्वर संधि होता है प्रिय मित्रों, स्वर संधि होता है। जो नंबर 2 होता है प्रिय मित्रों, वो होता है व्यंजन संधि होता है। व्यंजन संधि होता है प्रिय दोस्तों, व्यंजन संधि होता है। अब यहाँ पर स्वर और व्यंजन को मुझे ना बताना पड़े ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन हाँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं मेरे से, अगर वो स्वर और व्यंजन के बारे में नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्ले स्टोर में जा कर के, ठीक है, प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे वीडियो को पुनः देखें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तत्काल समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है मित्रों। तो आगे देखिए, जो तीसरा संधि है उस संधि का नाम है प्रिय मित्रों विसर्ग संधि। बड़ा गजब का संधि है, लोगों को बहुत कठिन लगता है। विसर्ग संधि बिल्कुल नहीं कठिन लगता। बोल दो एक बार बोल दो, बिल्कुल नहीं कठिन लगता है जी, बिल्कुल नहीं कठिन लगता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जैसे मैं बताया ना, संधि कठिन नहीं होता है। हिंदी में कोई भी चैप्टर बिल्कुल नहीं कठिन, केवल एक चैप्टर वाक्य का शुद्धिकरण,
क्योंकि वाक्य का शुद्धिकरण पूरे चैप्टर पर निर्भर होता है, और जब तक किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का संपूर्ण व्याकरण हिंदी का कंप्लीट नहीं होता है, तब तक को शुद्धि, वाक्य शुद्धि नहीं कर सकता। यही संस्कृत में भी है, कोई भी भाषा, यही इंग्लिश में भी है। ठीक है, सेंटेंस तभी आप करेक्ट कर पाओगे जब सभी जो है व्याकरण आएगा इंग्लिश में। आगे देखेंगे। अब देखिए, तो स्वर संधि हो गया। अब हम स्वर संधि की स्वर संधि किसे कहते हैं, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। स्वर जानते क्या होता है, आपको पता ही है। स्वर के कितने प्रकार हैं आपको पता है। ठीक है, मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है ये भी आपको पता है। ठीक है, आपको बताया गया है, पिछले क्लास में आपको बताया गया है। ठीक है, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप पूछ लीजिएगा। चलिए, जब दो समान स्वर संधि की परिभाषा देखिए, समान स्वर होना चाहिए। अगर इधर आ रहा है, इधर भी आ आना चाहिए। इधर ई आ रहा है, इधर भी ई आनी चाहिए। इधर ऊ आ रहा है तो इधर भी ऊ आनी चाहिए। मित्रों, जैसे देखिए लिख सकते हो, ठीक है, आप समझ सकते हो। जब ऐसे लिखो, जब दो समान स्वर, जब दो समान स्वरों के योग से विकार उत्पन्न हो। विकार उत्पन्न यहाँ का मतलब परिवर्तन हो। ठीक है, विकार का मतलब परिवर्तन होता है। विकार उत्पन्न हो तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं मित्रों। ठीक है, जब दो समान स्वर के योग से विकार उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, योग का मतलब ज्वाइंट का मतलब जुड़ना होता है। ठीक, अब ये जो स्वर संधि है, जैसे देखते हैं, वही मैं हिमालय ही ले लेता हूँ या विद्यार्थी ले लेता हूँ। आप देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, समान स्वर कैसे आता है। देखिए ध्यान दीजिए, विद्यार्थी। ठीक है, जैसे देखिए, ठीक है, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी का संधि विच्छेद अगर करते हैं हम तो हो जाएगा विद्या धन अर्थी। ध्यान दीजिएगा। अब मैं पहले बताया था संधि किसे कहते हैं, जब दो वर्ण मिले, वर्ण का मतलब अक्षर मिले। तो विद्या अगर देखेंगे तो लास्ट में ये आ की मात्रा दांव पे लगा है तो यहाँ आ वर्ण निकल करके आता है। ठीक है, आ वर्ण निकल करके आता है। एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लीजिए, जब कोई अक्षर या वर्ण अकेला है, ठीक है, तो इसमें आ की मात्रा लगता है। ठीक है, किसका मात्रा लगता है प्रिय मित्रों, आ की मात्रा लगता है। लेकिन जब कोई वर्ण मात्रा के साथ है तो हमेशा इसमें आ की मात्रा लगता है। किसकी मात्रा लगता है, आ की मात्रा लगता है। तो इतना समझेंगे। अब ये देखिए, जो विद्याधा है ये क्या है, ये अकेले नहीं है, इसमें आ की मात्रा है, तो इसको हमेशा हम आ पढ़ेंगे मित्रों। क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। प्लस अब ये देखिए क्या है, ये आ है, ये आ नहीं है, ये आ है, ये आ है। तो आ और आ ये दोनों समान हैं। ठीक है, इसको हम छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ये आ ये दोनों समान हैं। ठीक है, तो जब दो समान स्वर के योग से, जब दो समान स्वर मिल मतलब स्वर मिल के बनते हैं, ठीक है, जब दो समान स्वर आपस में आकर के मिलकर बनते हैं
तो स्वर संधि का निर्माण होता है मित्रों। ठीक है, अब देखिए दो समान स्वर है। अब इसको और इसको आ और आ को मिलाते हैं तो हमेशा आ का ही निर्माण होता है मित्रों। ठीक है, इसीलिए यहाँ आ का प्रयोग किया गया है। जब दो समान स्वर के योग से विकार उत्पन्न होता है या विकार उत्पन्न हो तो क्या कहेंगे, स्वर संधि। और दूसरी चीज स्वर संधि, देखिए ये क्या है, ये स्वर ही तो है ना, ये क्या है, ये भी स्वर ही है ना, व्यंजन तो है नहीं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जो तीसरा है, सॉरी, जो दूसरा है, दूसरे को कहते हैं व्यंजन संधि। दूसरे को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं व्यंजन संधि क्या होता है। यहाँ पर हम देखते हैं व्यंजन संधि क्या होता है मित्रों। ठीक है, जब व्यंजन से, जब व्यंजन वर्ण से या जब व्यंजन अक्षर से, चाहे व्यंजन वर्ण आकर मिले और या स्वर वर्ण आकर मिले, ठीक है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है शब्दों में, ठीक है, उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। जैसे अब लिख सकते हैं व्यंजन संधि, लिख सकते हैं जब व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आकर मिले और विकार उत्पन्न हो तो व्यंजन संधि कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है भैया, व्यंजन संधि कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, तो व्यंजन संधि कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, ठीक है, सज्जन पढ़ेंगे आप, ठीक है, सज्जन, ये है सज्जन। ठीक है, जब हम व्यंजन संधि पढ़ाएंगे, अभी तो केवल आपका रूप बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा परिचय करवा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब ये क्या होता है, सज्जन का जो संधि विच्छेद होता है ये सत्य प्लस जन होता है। ठीक है, हमेशा ये वाले वर्ण का जो है तीसरा हो जाता है, मैं बताऊंगा आगे चल करके, तो इसका हो जाता है सत्य प्लस जन। ध्यान दीजिए, ये देखो ता है, अब ये ता के नीचे हल लगता, हमेशा 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 नोट करना है। व्यंजन संधि में अगर व्यंजन वर्ण आया तो हमेशा उसके नीचे हल लगेगा। हल का मतलब आधा अक्षर होता है। हल का मतलब क्या होता है, आधा अक्षर होता है। तो देखो, और हाँ, यहाँ जब आधा अक्षर रहेगा, अगर हल रहेगा तो हमेशा ये वाला मात्रा रहेगा, मतलब ये वाला आ रहेगा। लेकिन अगर यही सता होता, सत ना होता, सता होता, ठीक है, तो इसके नीचे ना तो हल होता और हम लिखते, तो इसको समझने की दृष्टि बड़ा आ पढ़ दो, एक बार पढ़ दो, बड़ा लिख देते। ठीक है, बड़ा आ कर देते, इतना तो आपको समझ में आ ही हो गया। तो ये आ प्लस, ठीक है, मैं भी प्लस कर देता हूँ, जा है। अब अगर भैया, ठीक है, अगर भैया, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहूँगा। ठीक है, ये ता है, ता पे कोई मात्रा नहीं लगा है। ठीक है, ना तो आ की मात्रा लगा रहा है, ना तो आ की मात्रा लगा है, इसलिए इसको हम ता ही पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये व्यंजन है। ये क्या है मित्रों, ये व्यंजन है। अगर हम जा कहते हैं तो इसमें आ की मात्रा निकलता है। ठीक है, तो ये व्यंजन हो गया और ये स्वर हो गया। ठीक है, मैं लिखा हूं, जब व्यंजन वर्ण, ये व्यंजन वर्ण आ गया, ठीक है, से स्वर वर्ण, ये क्या गया, स्वर वर्ण आ गया। ठीक है, या व्यंजन वर्ण, आगे बता दूंगा अभी एक करके,
आकर मिले और विकार उत्पन्न हो तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं, मैं वैसे बोल देता हूँ। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? ठीक है, जब व्यंजन अक्षर से, ऐसे समझिए, जब व्यंजन वर्ण से कोई स्वर वर्ण आकर के मिले, या जब व्यंजन वर्ण से कोई व्यंजन वर्ण आकर के मिले तो उससे जो विकार परिवर्तन होता है मित्रों, ठीक है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब विसर्ग संधि देख लेते हैं। एक विसर्ग संधि पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक एक करके भाग बनाते हैं, एक एक करके समझाते हैं। चलिए, विसर्ग के बाद, विसर्ग जानते हैं, मैं आपको पढ़ाया हूँ, अनुसार और विसर्ग एक बार देख लीजिए। ये है, ये अनुसार है और ये विसर्ग है। ठीक है, तो ये विसर्ग, जब विसर्ग के बाद, ठीक है, डबल बिंदी देख रहे ना, ये डबल बिंदी नहीं है, ये विसर्ग है। जब विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए या व्यंजन वर्ण आए और मिल जाते हैं, किससे? विसर्ग से, तो जो परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जो भी विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं मित्रों। तब अब हम क्या करेंगे, स्वर संधि एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक का अध्ययन करेंगे। क्या है स्वर संधि, मैं बता दिया हूँ। ठीक है, स्वर संधि क्या है मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब स्वर संधि के भाग, स्वर संधि कितने प्रकार के हैं? ठीक है, नंबर 1 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्वर संधि। क्या पढ़ा रहा हूँ भैया? स्वर संधि पढ़ा रहे। स्वर संधि कुल कितने भाग है? बहुत पूछा जाता है, पूछा जाता है। ऐसे पूछ लेगा कि संधि कुल कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना पड़ेगा 3 प्रकार के होते हैं मित्रों, बताना पड़ेगा 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि के कुल कितने भाग होते हैं, तो आप क्या बताओगे भैया? आपको 5 बताना पड़ेगा। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है दीर्घ स्वर संधि, या दीर्घ संधि बोल सकते हो इसे। ठीक है, नंबर 2 होता है भैया दीर्घ स्वर संधि कह सकते हो या दीर्घ संधि कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 है भैया आपका गुण संधि। ठीक है, नंबर 2 क्या है? गुण संधि है। ठीक है, और नंबर 3 क्या है? वृद्धि संधि है। ठीक भैया, नंबर 3 क्या है? वृद्धि संधि है मित्रों, वृद्धि संधि है। ठीक है, हाँ, नंबर 1 हो गया, ठीक है, दीर्घ संधि, 2 हो गया गुण संधि, और 3 हो गया मित्रों वृद्धि संधि। चौथा मेरा हो गया यण संधि। जो चौथा है, जो 4वां है, वो हो गया भैया यण संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है। ऐसा बताऊंगा ना कि भूलना चाहोगे लेकिन भुला ना पाओगे। बहुत अच्छा का ट्रिक बताऊंगा इसमें, यण संधि। ठीक है, ये क्या है? यण संधि। और जो लास्ट है 5वां है, जो 5वां है भैया, ठीक है, जो 5वां है, 5वां में आपको करना है भैया अयादि संधि। क्या करना है? अयादि संधि। ठीक है भैया, अयादि संधि, ये अयादि संधि है। ठीक है, तो जो संधि है, संधि 3 प्रकार के होते हैं, मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि को एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, आप देख लिए, जैसा कि नंबर 1 दीर्घ, नंबर 2 गुण, नंबर 3 वृद्धि, नंबर 4 यण और नंबर 5 अयाद। प्रिय मित्रों बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट इसका समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, इसका याद रहेगा हमेशा और परीक्षा में बहुत ही सहायक होगा मित्रों, बहुत ज़्यादा सहायक होगा परीक्षा में। चलिए, अब एक संधि का हम वर्णन करते हैं, दीर्घ संधि। संस्कृत अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे सूत्र, अकाह सर पढ़े होंगे, अकाह सर्वणे दीर्घा। ठीक है, तो यहाँ तो संस्कृत नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा यूज करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। अगर नहीं पढ़ना चाहते हो अकाह सर्वणे दीर्घा तो कोई मतलब नहीं, तब भी याद हो जाएगा आपको। एक संधि का हम
वर्णन कर रहे हैं, देखिए कैसे दीर्घ संधि का निर्माण हुआ है, और ये भी बताऊंगा दीर्घ संधि क्यों एग्जाम में पूछा जाता है। दीर्घ संधि एक थोड़ा सा ये समझ लीजिए, दीर्घ मतलब होता क्या है, बड़ा होता है, और लघु का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो मैं तो लघु संधि बता नहीं रहा हूँ, लघु संधि है ही नहीं तो बताऊंगा कहाँ से। मैं बताने जा रहा हूँ आपको दीर्घ संधि। प्रिय मित्रों, बड़ा अच्छा लगता है जब आपका कमेंट मुझे बराबर मिल रहा है, बड़ा अच्छा। थम्स अप करिए, बढ़िया लाइक करिए, खूब कमेंट करिए, खूब कमेंट करिए, ठीक है। चलिए सीखते हैं जादू की तरह, जादू की तरह सीखते हैं। अभी देखिएगा मजा है, चुटकियों में क्वेश्चन हल होगा। देखिए दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि लिख दें हम ताकि आपको आसान रहे। दीर्घ स्वर संधि, एग्जाम में दीर्घ स्वर संधि भी पूछ लेगा या दीर्घ संधि पूछ लेगा, कुछ भी कर सकते हो। चलिए ये है, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए भाई, समझोगे ना तो मेरे लिए और आपके लिए भी आसान हो जाएगा। हम इसलिए कह रहा हूँ मेरे लिए आसान हो जाएगा ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। टाइम आपका बेकार ना हो। अगर आप 1 घंटा का वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो टाइम आपका लॉस ना हो, मैं ये चाहता हूँ। इसलिए अगर सिस्टम बाय सिस्टम हम समझते हैं, पढ़ते हैं ना, तो बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं आपका लाभ कराने आया हूँ, तो लाभ लीजिए। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। चलिए पढ़ने की दृष्टि से एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे बोला तो नहीं जाता है, आप ये बोलते हो छोटा, बोलते हो ना, शर्माना मत, सही बताना, बोलते हो ना छोटा, ठीक है। इसको आप बोलते हो बड़ा, बोलते हो ना। अब इसके ये कह सकते हो लघु हो गया, और ये कह सकते हो दीर्घ हो गया। इतना कह सकते हो ना, कह सकते हो, कहना पड़ेगा, समझने के लिए कहना पड़ेगा। तो यहाँ लघु और दीर्घ का कोई मतलब नहीं है, यहाँ आ बोला जाता है, क्योंकि जिसका उच्चारण करते समय हमको कम टाइम लगता है वो लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर है, यही तो बताया था, ये बताया था ना। और जिसका उच्चारण करते समय ज़्यादा टाइम लगे, ज़्यादा समय लगे, ह्रस्व स्वर का 2 गुना टाइम लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये भी तो आपको पता है। तब जब स्वर और व्यंजन पता है तो संधि करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए ये देखिए, अगर ह्रस्व स्वर है या लघु स्वर है और फिर एक ह्रस्व स्वर है या लघु स्वर है, तो दोनों मिल करके दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दीर्घ स्वर है प्लस एक ह्रस्व स्वर है, तो भी दीर्घ स्वर का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ ह्रस्व स्वर है प्लस दीर्घ स्वर है, तब भी दीर्घ स्वर का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ दीर्घ स्वर है प्लस दीर्घ स्वर है, तब भी दीर्घ स्वर का निर्माण होगा मित्रों। बस इतना ही समझना है। अब इतना ना समझ पाए, बहुत आसान है। अब आप लघु और दीर्घ पढ़ लिए, तो अपने भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में सीख लीजिए, क्योंकि मुझे मज़ा आता है क्षेत्रीय भाषा में, ग्रामीण अंचल भाषा में पढ़ाने और समझाने में। आप जो बोलते हो छोटा बड़ा, ठीक है, उसी भाषा में समझ लो, मुझे दिक्कत नहीं है। अरे जब छोटा मिले तो बड़ा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। लेकिन आपके समझाने दृष्टि बता रहा हूँ, ये बस समझ लीजिए। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा बड़ा छोटा बड़ा लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। पढ़ा ऐसे जाता है, लघु स्वर दीर्घ स्वर का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर लघु स्वर, हमेशा दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। ये लघु है, ये दीर्घ है, इसलिए दोनों मिलकर के दीर्घ का निर्माण कर दिए। ये दीर्घ स्वर है, इसलिए दोनों मिलकर के दीर्घ आ का निर्माण कर दिए, दीर्घ स्वर का निर्माण कर दिए। संधि ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, केवल यही समझने में टाइम लगता है प्रिय मित्रों, ठीक है।
यही समझने में टाइम लगता है। चलिए देखिए, अब यहाँ हम पढ़ते हैं दो समान स्वर, यहाँ भी पढ़ेंगे समान स्वर को, तभी दीर्घ होगा। ये देखिए क्या है, लघु आ है ना, और ये क्या है, ये भी तो लघु आ है। तो ये समान हुआ कि नहीं हुआ? तो यही तो परिभाषा है, जब दो समान स्वर निकट आकर के मेल मिले और उससे एक विकार उत्पन्न हो, उससे शब्द में परिवर्तन हो, तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के नाम से, या एक शॉर्टकट में परिभाषा लो। शॉर्टकट में क्या है कि दीर्घ संधि में, दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में समान वर्णों के साथ संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि में समान वर्णों के साथ, समान वर्णों के साथ संधि होती है। इसको तो समझ सकते हो। दीर्घ स्वर संधि में समान वर्णों के साथ संधि होती है। अभी देखिएगा, समान वर्णों के साथ संधि होती है मित्रों। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फिर वही एग्जाम्पल आ गया, विद्यालय। जैसे विद्यालय, विद्यालय, ठीक है, इसका हम संधि छेद करते हैं। विद्या प्लस आलय। देखिए, अभी इसको मत देखिएगा, मतलब देखिए, अभी दिमाग में इसको मत रखिएगा विद्यालय को। ठीक है, अभी इसको देखिए, विद्या प्लस आलय। हमने क्या कहा, दीर्घ स्वर संधि जब दो समान स्वर आकर के मिलेंगे और उससे शब्द में परिवर्तन होगा तो दीर्घ स्वर संधि कहेंगे हम। चलिए, ये विद्या है ना, इसमें देखिए आ रहा है, दीर्घ आ रहा है। ठीक है, और ये आ है ना, इसमें भी दीर्घ आ रहा है। तो ये बताओ भैया, ये आ और ये आ दोनों समान है कि नहीं समान है? समान ना। तो ये दोनों आ मिल करके दीर्घ आ का निर्माण करते हैं। एक तो स्वर है और दूसरे को समान है। एक तो स्वर है, दूसरे समान है, और दोनों के मिलने से दीर्घ संधि है, सॉरी दीर्घ स्वर है। तो जब दीर्घ हैं इसलिए इनको दीर्घ कहा गया, और दोनों स्वर हैं इसलिए इनको स्वर कहा गया मित्रों। ठीक है, तो विद्यालय, विद्या प्लस आलय। अब ये जो आ है और ये आ है, दोनों मिलकर दीर्घ आ का निर्माण कर दिए। और यहाँ पर देखिए, विद्या का अर्थ है विद्या और आलय का अर्थ है, आलय का क्या अर्थ है? घर। ठीक है, मतलब विद्या का घर, जहाँ विद्या या जानकारी अर्जन की जाती है। ठीक है, उस घर को विद्यालय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो विद्या मतलब जानकारी या ज्ञान, और आलय मतलब घर। यहाँ जानकारी ज्ञान हो गया। लेकिन जैसे दोनों जुड़ा, कौन कौन, विद्या और आलय, वैसे चमत्कार उत्पन्न हो गया, अर्थ में परिवर्तन हो गया, विकार उत्पन्न हो गया, विद्यालय। ठीक है, विद्या अर्जन करने का घर। ठीक, तो ये क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया मित्रों। क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे।
दीर्घ संधि हो गया। चलिए अब एक प्रश्न और है, ये भी बहुत आम है, भाषा में है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और बताऊंगा आपको, लिखिए हिमालय। चलिए हिम प्लस आलय, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, दो समान स्वर मिलनी चाहिए भैया मित्रों, दो समान स्वर मिलनी चाहिए, और समान स्वर नहीं मिलेगा तो वो दीर्घ स्वर संधि नहीं होगा, क्योंकि दीर्घ बनेगा ही नहीं, तो दीर्घ संधि कैसे होगा। देखिए तो यहां देखिए आ, और यहां भी देख लीजिए आ। अब ये कह सकते हो सर ये आ है, ये आ है, ये आ है, ये समान कहाँ है, दोनों समान है, समान ही पढ़ा जाता है। ये हर्ष स्वर और दीर्घ आ है, ये क्या है, ये दोनों समान है। अब जब दोनों का निर्माण होगा, मैं देखो यहाँ बताया हूँ, हर्ष स्वर हर्ष आ और दीर्घ आ, जब ये दोनों मिलते हैं तो दीर्घ आ का निर्माण करते हैं। मिला दीजिए, मिला दीजिए, देखिए चलिए, ही हिम प्लस आलय, तो हिम हो गया, और उसको मिलाइए, ये क्या होगा, ये किसमें चेंज होगा, आप पढ़े होगे, जो दीर्घ आ है उसकी मात्रा ऐसे थोड़ी लिखी जाती है, उसकी मात्रा ऐसे लिखी जाती है। तो आ जाइए हिमालय, ठीक है, हिमालय, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया, हिमालय। चलिए तो हिम प्लस आलय, अब देखो परिवर्तन हुआ ना, ये तो हिम का घर हो गया, सॉरी ये बर्फों का घर हो गया, ठीक है, और ये हिमालय पर्वत हो गया, तो अंतर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। चलिए आगे देखिए, एक प्रश्न और है, एक उदाहरण और है भैया, दैतारी। चलिए दैतारी है, ऐसे करते हैं, दैत्य प्लस आरी पढ़े होंगे आप लोग, दैत्य प्लस आरी, दैत प्लस आरी, इधर देखिए, देखिए अब आप इसमें बताइए क्या समान स्वर है कि नहीं है, इसमें बताइए क्या समान स्वर है कि नहीं, बताइए भैया। चलिए देखिए, ये या है तो आप होगी या, मैं आपको बताया था, जब आपको मैं बताया था का प्लस आ, ठीक है, ये जो का है ना, इसमें आ क्या है, छिपा है, आ क्या है भैया, छिपा है, मतलब कोई भी जो व्यंजन है ये संपूर्ण व्यंजन है, मतलब ये व्यंजन का संपूर्ण है पूरा या, इसमें या है, और इसी या में आ छिपा हुआ है, तो या में जब आ छिपा हुआ है, आप बोलते हो या, तो आ निकलता है, यहाँ करो आ, ठीक है, ये प्लस, और एक आ यहाँ भी है। मित्रों आ गया समझ में, देखिए हर्षवा हर्षवा और दोनों मिलकर कौन से आ का निर्माण कर रहे हैं, बताइए जरा, दीर्घ आ का निर्माण कर रहे हैं। चलिए तो क्लियर हो गया, दैत्य प्लस अरि क्या हो जाएगा भैया, दैत्यारी, ध्यान दीजिए, ये बस दिक्कत क्या है, दैत्यारी, ठीक भैया, दैत्य प्लस अरि बराबर दैत्यारी। चलिए सेम ऐसे विद्यार्थी का है, विद्या प्लस अर्थी, देख लीजिए, देख लीजिए, सेम ऐसे विद्यार्थी का भी है, विद्यार्थी यहाँ पढ़ लीजिए, पुराना एग्जाम्पल हो गया, बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले। चलिए देखिए, विद्या प्लस अर्थी, देखिए विद्या प्लस अर्थी, यहाँ देखिए आ आया कि नहीं आया, प्लस यहाँ भी आ आया कि नहीं आया, दोनों मिल करके दीर्घ आ का निर्माण किए, ठीक है, किए नहीं किए, दोनों मिल करके दीर्घ, इसीलिए ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। विद्यार्थी कैसा संधि है, विद्यार्थी में कौन सा संधि है, आप बताते हो दीर्घ संधि है, आप क्या बताते हो मित्रों, दीर्घ संधि है। चलिए तो दीर्घ संधि आपका क्लियर हो गया होगा, और ढेर सारे हम प्रश्न कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ अभी थोड़ा सा और बताना है इसमें, ये तो आ और आ की एग्जाम्पल थी, आ और आ आप समझे हो, अब आपको एग्जाम्पल बताना ई की एग्जाम्पल, बहुत पूछा जाता है ई,
ई बहुत पूछा जाता है, देखिए ये भी पूछा जाता है, क्योंकि ई प्लस ई, अगर लघु ई और लघु ई या ह्रस्व ई और ह्रस्व ई, ठीक है, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई जब दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ई का निर्माण होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, होगा बिल्कुल। जब ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलेंगे तब भी दीर्घ ई का निर्माण होगा। अगर दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मिलेंगे तब भी दीर्घ ई का निर्माण होगा। अगर दीर्घ ई प्लस लघु या ह्रस्व मिलेंगे तब भी दीर्घ ई का निर्माण होगा मित्रों, ठीक है, तब भी दीर्घ ई का निर्माण होगा। जैसे हम कह सकते हैं ग्रीस, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्रीस, ध्यान दीजिए, ग्रीस, ठीक है, ग्रीस चंद्र। कितने बच्चे कर सकते हैं इसको? ग्रीस कितने बच्चे कर सकते हैं? एक मिनट, ग्रीस चंद्र का नहीं होगा, गलत है, शब्द ही गलत है, हो जाएगा गिरीन्द्र। चलिए देखिए, इसको देखिए, गिरीन्द्र, इसका संविच्छेद करिए भाई, गिरीन्द्र, ठीक है। चलिए करते हैं, देखो संधि विच्छेद तभी आपका सही माना जाएगा, संधि करने पर जब रूल जो बताया हूँ फॉलो करे और दूसरा अर्थ भी स्पष्ट निकले उस शब्द का, ठीक है। अगर उस मीनिंग का अखंड करने पर अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, उस शब्द का अर्थ नहीं निकलता, मीनिंग नहीं निकलता है, तो वो शब्द गलत है, ठीक है, वो संधि आपने गलत किया है। तो यहाँ पर अर्थ भी हम जानने का प्रयास करेंगे मित्रों, ठीक है। देखिए मेरे मित्रों, ये देखिए, अगर हम गिरी लिख देते हैं तो गिरी का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए हम ये जानेंगे कि गिरी नहीं लिख सकते हैं। चलिए आइए हम गिरी लिख कर देखते हैं। तो गिरी का मतलब क्या हुआ? पर्वत। भाई पर्वत या पहाड़ हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ ना। और प्लस, चलिए ये क्या है, कौन सी मात्रा लगी है? कौन सी मात्रा लगी बताइए? यहाँ पर लघु ई की मात्रा लगी है कि दीर्घ ई की मात्रा लगी है बताइए? हाँ बिल्कुल, दीर्घ ई की मात्रा लगा है, ठीक है, सही है। तो अगर हम यहाँ दीर्घ ई लिखते हैं तो इंद्र हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों? इंद्र हो जाता है। तो इंद्र का कौन सा अर्थ है बताओ? गलत है, इंद्र भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंद्र। शाबाश, क्या होना चाहिए? इंद्र होना चाहिए। अब देखिए ये लघु ई है कि नहीं है मित्रों? है ना। प्लस ये लघु ई है कि नहीं है मित्रों? ये लघु ई है कि नहीं है? लघु ई दोनों मिल करके दीर्घ ई का निर्माण किए कि नहीं किए मित्रों? किए ना। इसीलिए ये जो ग्रीन्द्र है ना, ये कौन संधि है? ये दीर्घ स्वर संधि है। दो चीज मिल रहा है ना कि नहीं मिल रहा है? अरे भैया स्वर भी मिल रहा है, एक तो समान स्वर है और दूसरे को एक लघु और दूसरा लघु स्वर मिल करके दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं मित्रों, ठीक है, दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। एक प्रश्न और करता हूँ, महींद्र प्रश्न करता हूँ, एक प्रश्न और करता हूँ, ठीक है, महींद्र। चलिए आ जाइए, दिक्कत क्या है? महींद्र करते हैं। चलिए सेम ऐसे तो है, देखिए सेम ऐसे करिए, देखिए मही प्लस इंद्र, ठीक है, मही प्लस इंद्र, देखिए ये भी हो गया, महिम प्लस इंद्र, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग करके दिखाइए, जल्दी से करिए, जल्दी से करके आप दिखाइए मेरे प्यारे मित्रों। ग्रीस का करिए, ग्रीस का संधि विच्छेद करिए भैया। चलिए ग्रीस का संधि विच्छेद करिए, करके दिखाइए। अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, करके दिखाइए ग्रीस का। चलिए
देखिए गिरीश, ये देखिए गिरीश का जरा संधि विच्छेद करिए, तो करिए गिरीश का संधि विच्छेद। चलिए देखिए कैसे होगा, टूटता कहाँ से है, जहाँ ई की मात्रा बीच में से, ठीक है। आप वहीं से शब्द को तोड़ोगे जहाँ से अर्थ निकले भैया, शब्द को वहीं से तोड़ोगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, शब्द को वहीं से तोड़ोगे जहाँ से अर्थ निकले। अगर अर्थ नहीं निकल रहा दोनों का, दोनों का शब्दों का अर्थ नहीं निकल रहा दोस्तों, तो ये क्या है, संधि गलत है, संधि आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो दोस्तों। आगे देखो, चलो करते हैं। ये देखिए गिरी का कोई मतलब, कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता, बोलो बोलो बोलो, नहीं निकलता है, तो गिरी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ गिरी लिखी हो, ठीक है, गिरी पहाड़ या पर्वत। चलिए, और ईस मतलब देवता, कौन, शंकर भगवान, ठीक है। देखिए ये, अब इस तो लिख नहीं सकते हो, इसका कोई अर्थ है नहीं है, बड़ी ई कह सकते हो आप, या दीर्घ ई। अब इस ग्रीस का अर्थ हो गया, ठीक है। ग्रीस क्या है, दीर्घ स्वर संधि है मित्रों, क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों, क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक। चलिए इतना क्लियर हुआ। तो आ स्वर की संधि जान गए दीर्घ संधि में, ठीक है, जो आ और आ आता है, ठीक है। ई स्वर संधि ई का भी जान गए, ठीक है, कि लघु ई या दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण करते हैं, तो ये भी जान गए। अब हम जानते हैं ऊ, ठीक है। जिस प्रकार हम आ और ई को पढ़ लिए, उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मैं पढ़ूंगा लघु या ह्रस्व, ऐसे बोल सकते हो आप। यही बोला ही जाता है, बोल सकते नहीं, बोला ही शुद्ध है, ठीक है। आप जब हिंदी का, भगवान करे कि आपको भी पढ़ाने का मौका मिले, ईश्वर करे, ठीक है, आप मेहनत करिए, ईश्वर करे, और आस पड़ोस के जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, जब उनको कभी आपको मौका मिलेगा पढ़ाने के लिए, या इनमें से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पढ़ाते होंगे, तो छोटी या छोटा ऊ का प्रयोग बिल्कुल मत करें, ये गलत है। या छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ बिल्कुल नहीं होता है। ये लघु और दीर्घ में हमेशा पढ़ाई जो है करवाया जाता है, पढ़ा भी जाता है, वही शुद्ध है। चलिए, तो ये दीर्घ संधि हम पढ़ा रहे हैं, और दीर्घ संधि में जो दो निकट आकर के स्वर मिल जाते हैं, आ से मिलता है तो दीर्घ ई से मिलती है तो दीर्घ ई। अब ऊ को मिला रहा हूँ, देखिए, तो ह्रस्व या लघु में जब ह्रस्व या लघु ऊ मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दीर्घ ऊ का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है मित्रों, दीर्घ ऊ का। लेकिन जब दीर्घ ऊ प्लस लघु ऊ मिलता है, तब भी दीर्घ ऊ का निर्माण होता है। दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ मिलता है, तब भी दीर्घ ऊ का निर्माण होता है मित्रों, ठीक है। लघु प्लस दीर्घ ऊ मिलता है मित्रों, तब भी दीर्घ ऊ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं, आइए देखते हैं भानुदय। एग्जाम्पल देखिए, भानुदय, देखिए भैया, भानुदय, देखिए इस भानुदय का मुझे संधि विच्छेद करना है। तो देखो भानु करता हूँ, भानु क्या होता है जी, भानु क्या होता है, भानु नहीं, भानु मतलब, भानु किसका पर्यायवाची बताइए जल्दी से, सूर्य का है। किसका है, सूर्य का है। तो भानु, ये देखिए भानु नहीं बोलना है, भानु। हमने कहा था ना, जब एक शब्दवा का ना खंड करोगे, तोड़ोगे, तो दोनों शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, और अर्थ नहीं है तो संधि बेकार है, संधि हुआ ही नहीं है, संधि आपका गलत हो गया, परीक्षा में गलत कर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मन से समझिए दोस्तों। तो इसको तोड़ेंगे, भानुआ प्लस, अब कौन सी मात्रा यहाँ लगा है, यहाँ देखिए, ये दीर्घ ऊ की मात्रा लगा है कि लघु ऊ की मात्रा लगा है, ठीक है। जो भी मात्रा लगा है मैं देखूंगा। चलिए, भानुदय, ठीक है, भानुदय। तो भानु बड़ा ऊ की मात्रा कह सकते हो आप, या दीर्घ ऊ की मात्रा लगा है। अब यहाँ
इधर देख लो पहले, उदय नहीं होता, उदय होता है। तो यहाँ के उदय, ये इसका भी अर्थ है। अब ये जो है भैया, ये भी छोटा कह सकते हैं कि ये भी लघु है, ठीक है, लघु, सॉरी ये लघु उ है और प्लस ये भी लघु उ है मित्रों। और लघु लघु जब मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों तो दीर्घ उ का निर्माण हो जाता है। इस पर देखो कौन सा उ लगा है, कौन सा उ की मात्रा लगा है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन से? तो आप बताओगे कि दीर्घ उ, भानुदय, सूर्योदय, ठीक है, तमाम ऐसे प्रश्न हैं। लघुर्मी, भूर्जा, ठीक है। एक और देख लीजिए आप, चलिए एक और देख लीजिए, लिखेंगे आप, ठीक है। लघुर्मी, ध्यान दीजिए, इधर देखिए लघुर्मी, इधर देखिए लघुर्मी मेरे मित्रों, मन से पढ़िए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा मन से देखना है। तो अगर देखा जाए लघुर्मी तो इसका अर्थ क्या है भैया, ठीक है, इसका संधि क्या है भैया, ठीक है मित्रों, ये करके मुझे देखना है, ठीक है। देखिए, करिए संधि विच्छेद करिए। अगर इसका संधि विच्छेद सबसे पहले देखें कहाँ से टूटेगा, मात्रा जहाँ लगा है भाई, ऊ की मात्रा जहाँ लगा वहीं से तोड़ेंगे, इतना तो याद है ना। चलिए, तो ये ल है, ये ला क्या है, व्यंजन है ना, और ये घा है, यहाँ तो लिख देते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया कि ला और घा लिख दिया, लघु हो गया। लेकिन अगर बड़ा ऊ की मात्रा इसमें, अगर दीर्घ ऊ की मात्रा में लगा लघु, अरे लघु क्या होता है, लघु में छोटा नहीं होता है, लघु मतलब छोटा होता है। तो इसका अर्थ निकलना चाहिए, जैसा कि मैं बताया। तो यहाँ लिखोगे लघु, क्या लिखोगे, लघु। और देखो कौन सी मात्रा लगा है, दीर्घ ई है कि लघु ई है, यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा, सॉरी दीर्घ ऊ की मात्रा, सॉरी ई नहीं ऊ पढ़ा रहा हूँ, ऊ मेथड बता रहा हूँ। तो यहाँ दीर्घ ऊ लगा है मित्रों, दीर्घ ऊ, देखिए ऊर्मी, ये देखिए ऊर्मी हो गया। देखिए भैया, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि दीर्घ ऊ है तो दीर्घ ऊ लगाओगे, ठीक है, ये अर्थ पर निर्भर करता है। अगर यह लघु लगाते तो उर्मी हो जाता, उर्मी का कोई अर्थ नहीं होता। अब इसका लघु देखिए, लघु में छोटा, ठीक है, और उर्मी का कोई अर्थ नहीं, उर्मी का मतलब होता है तरंग, ठीक है। क्या होता है मित्रों, तरंग, जैसे आप लहर बोलते हो, जैसे क्या बोलते हो, लहर बोलते हो। तो लघुर्मी का अर्थ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, छोटा लहर, ठीक है, छोटा तरंग कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, छोटा लहर या छोटा तरंग कह सकते हो मेरे प्यारे मित्रों। एक और समझ लेते हैं, बहुत पूछा जाता है। वीडियो लंबी हो रही, कहीं आप परेशान तो नहीं हो रहे हो ना, बस एक और बताना, एक और देख लीजिए। बाकी जो संधि बचेगा, दूसरा संधि हमको बताना है, गुण संधि, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल एक केवल समझ लीजिए, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, मैं इसलिए बताना यहाँ जरूरी समझता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, बहुत अच्छा है। भूर्जा, ये देखिए भूर्जा, ये भी उसमें आया था, क्या नाम है, वीडियो का एग्जाम में जब दिया था, मुझे भी याद है, ठीक है। भूर्जा, इधर देखिए भूर्जा, दिक्कत क्या है, जहाँ से उनकी मात्रा से तोड़ देना है। चलिए आ जाइए। भू का कोई मतलब होता है कि नहीं होता, भू का अर्थ होता नहीं होता है, भू का नहीं होता, भूमि बोलते हो ना, भूमि, तो भू, ये देखिए प्लस बड़ाऊ की मात्रा है, मतलब कह सकते दीर्घ हुए है, यहाँ कह सकते हो इसे ऊर्जा। भूर्जा किसका है, ये संधि दीर्घ संधि है, ठीक है मित्रों। तो आज बस इतना तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम लोग इधर से डाले, जो भी मेरा लेक्चर पढ़े, तत्काल आपको जो है पता चले, इन्फॉर्मेशन हो जाए और आपको सही समय से, टाइम से आपको वीडियो मिलता रहे मित्रों। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ मित्रों। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।